हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी। ओके, और इससे पहले लेकिन लास्ट जो वीडियो थी वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, जहाँ हमने एक आयताकार धारावाही कुंडली थी जिसके ऊपर हमने बल और बलागुण कैलकुलेट किया था। परिणामी बल 0 आया था और बलागुण हमारा आया था M×B। तो वो वीडियो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, याद है कुछ? मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उस क्वेश्चन को जरूर खुद से सॉल्व किया होगा। बहुत इजी से था, लगभग सभी से हो गया होगा, ऐसा उसमें कुछ था भी नहीं। चलिए पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हेडिंग लगाइए धारा मापी। क्वेश्चन हमारा क्या था कि 10 मीटर लंबाई के चालक तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि यह तार 5.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जो तार से 30 डिग्री के एंगल पर है, तो तार की एकांक लंबाई पर बल निकालिए, यानी कि आपको F/L निकालना था। ओके, क्योंकि वो एकांक लंबाई पर बल पूछ रहा है। तो आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ा करिए। बहुत बार बच्चे केवल बल ही निकाल बैठते हैं, उसने बल नहीं पूछा है, एकांक लंबाई पे बल F/L पूछा है। समचुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। F होता है IL×B। इसका जब मोड लेंगे तो IL भी sin थीटा। I आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है, L दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो बस सारी वैल्यू पुटी तो करनी और करना क्या है, कर दिया। अब ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि sin 30 कितना होता है। मैंने आपको कहा है sin cos tan सबके मान आपको 0 से लेके 180 डिग्री तक याद होने चाहिए। ओके, और जिन बच्चों को इनके मान नहीं पता है, आप मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो जरूर देखिए। अगर आपके पास में ये मान अवेलेबल नहीं है तो वहाँ आपको ये सारे मान अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, जब सारी वैल्यू आपने रख दी तो इसको सॉल्व भी तो करना है। ये तो निकाला आपने F, लेकिन उसने F थोड़ी पूछा है, उसने पूछा है F/L। तो F में L का भाग दे दो, L कितना है 10, तो ये आ गया F/L। अब बताओ इसकी यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर। तो जो भी आएगा वो न्यूटन पर मीटर में आएगा। ओके बच्चों, तो इजी सा क्वेश्चन था। अब हम पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी। और जब आप लोग लैब्स में प्रैक्टिकल करने जाओगे ना, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ऐसे छोटा सा ही होता है, उसके ऊपर G लिखा रहता है। ऐसे G लिखा रहता है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर है। I लिखा रहेगा तो इसका A लिखा रहेगा या I लिखा रहेगा तो हमारा एमीटर होता है। ओके, और V लिखा रहता है तो वोल्टमीटर होता है। तो उससे देख के हम पहचानते हैं कि ये है क्या। ओके, अब वैसे आप लोगों ने 11th में भी प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक, और नहीं भी किए तो अब 12th में जब प्रैक्टिकल्स करोगे तो वहाँ आपको ये लैब्स में मिलते हैं। ओके बच्चों, चलिए पहले हम जानते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है वो होता क्या है। तो धारा मापी जो होता है वो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचुचन के लिए काम में लिया जाने वाली युक्ति होती है। धारा मापी यानी कि विद्युत धारा के संचुचन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो युक्ति होती है उसे ही हम धारा मापी कहते हैं। और इस धारा मापी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है जो हम लोग करते हैं, वो क्या, धारा मापी जो होती है इसको रूपांतरित करके हम निश्चित परास के एमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। और ये हम पढ़ेंगे कि आखिर हम धारा मापी से कैसे एमीटर और कैसे वोल्टमीटर बनाएंगे, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। ओके, और यही प्रैक्टिकल आप लोगों को लैब में करवाया भी जाता है। अगर आपके लैब में अवेलेबल होगा तो ये प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा। आपको एक धारा मापी दे दिया जाएगा और आपको उसको एमीटर में कन्वर्ट करना होगा या फिर उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो धारा मापी को रूपांतरित करके एमीटर और वोल्टमीटर बनाए जा सकते हैं, जिन्हें हम, अब एमीटर क्या होता है, एमीटर होता है जो धारा के मापन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं उससे। और वोल्टमीटर होता है जो हमें विभवांतर के मापन के लिए यूज़ में लिया जाता है। इन दोनों को हम लोग हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट वाली जो यूनिट है, जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम आते हैं हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आखिर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका क्या प्रिंसिपल है, यानी कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस है। तो ये प्रिंसिपल बिल्कुल वही प्रिंसिपल है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में आपको याद हो तो हमने एक आयताकार कुंडली पढ़ी थी जिसको हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा था। ठीक है, जब हमने उस आयताकार कुंडली को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इसके ऊपर टोटल जो परिणामी बल निकला वो तो था 0। ठीक है, था 0, क्योंकि ये बल था, ये बल था, ऐसे बल था, ऐसे कुछ ऐसे था। मैं रफली सा डायग्राम बना रही हूँ,
बाकी जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और ये दोनों बल संरेखित भी थे, जबकि ये दोनों बल संरेखित नहीं होने के कारण यहाँ एक बल आघूर्ण काम करने लगा था, जिसका मान हमने निकाला था टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, कैपिटल एम क्रॉस बी, ये टॉर्क है। ओके, निकाला था ऐसा कुछ। तो यही जो सिद्धांत है वो हमारी धारा मापी का भी है। और हमने देखा था कि यहाँ से हमारा जो टॉर्क था वो था एम बी साइन थीटा या एम बी कॉस एल्फा, दो वो फॉर्म आई थी। एम जो होता है वो एन आई ए होता है, बी साइन थीटा। तो यहाँ से आप मुझे एक चीज़ बताओ, हमारा जो टॉर्क है वो आई के प्रोपोर्शनल है या नहीं? यानी कि जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ही बल आघूर्ण होगा, होगा नहीं होगा भाई? आई के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, अगर एन ए बी ये सब कांस्टेंट हो तो था या नहीं था? तो यही जो सिद्धांत है, यही हमारी धारा मापी का सिद्धांत है कि हमारा जो बल आघूर्ण होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और प्रवाहित धारा मतलब उतना अधिक विक्षेप आना। तो किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कार्यकारी बल आघूर्ण का जो परिमाण होता है वो कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। होता है नहीं होता? और इसी तथ्य का जो उपयोग है हम धारा मापी में करते हैं कि हम जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करते हैं हमारा जो बल आघूर्ण होगा वो इसके समानुपाती होगा। और जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे मतलब हमें उतना अधिक विक्षेप मिलेगा। विक्षेप पढ़ते हो ना आप लोग, वो एक, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ऐसा एक एमीटर जैसा एसमीटर होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे काने होते हैं, एक सुई होती है, फिर ये सुई जैसे जैसे घूमती है आप लोग डिवीज़न देख लेते हो, फिर आप लोग से इसका विक्षेप निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोग जब लैब से प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके करते हैं तो वो हमें और अच्छे से समझ में आती है। थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे होते हैं ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि परिणामी जो बल आघूर्ण है वो हमारी धारा के समानुपाती होता है। और जितनी ज़्यादा धारी मतलब उतना अधिक हमें विक्षेप मिलेगा, जिसे अभी हम फाई से डिनोट करने वाले हैं। अब जो धारा मापी या जो गैल्वेनोमीटर होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो चल चुंबक और एक होता है चल कुंडली। हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर चल कुंडली धारा मापी है, चल चुंबक धारा मापी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। चल कुंडली और चल चुंबक होते क्या है? पहले पढ़ता है चल चुंबक धारा मापी, ऐसे धारा मापी जिसमें चुंबक गतिशील हो। चल चुंबक यानी कि चुंबक जो होते हैं, जिन चुंबक के मध्य हम कुंडली को रखेंगे ना वो चुंबक गतिशील होते हैं। तो ऐसे धारा मापी जिनमें चुंबक जो होते हैं वो गतिशील होते हैं और हमारी जो कुंडली होगी वो स्थिर होती है, उन धारा मापी को हम कहते हैं चल चुंबक धारा मापी। और इसका एग्जाम्पल है स्पर्शजा धारा मापी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। अब आते हैं हम हमारे सिलेबस वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है चल कुंडली धारा मापी। अब चल कुंडली धारा मापी, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे धारा मापी जिसमें चुंबकीय जो ध्रुव है वो तो स्थिर हो, लेकिन जो हमारी कुंडली है ना वो हमारी क्या करे? घूर्णन करे। बताओ, हमने वो लास्ट वीडियो में किया तो उसमें हमारी कुंडली रोटेट कर रही थी नहीं कर रही थी? बल आघूर्ण काम कर रहा था तो हमारी कुंडली रोटेट कर रही थी, लेकिन क्या हमारे जो चुंबक थे, जिन चुंबकीय ध्रुवों के मध्य हमने हमारी कुंडली को रखा था, वो क्या मूव कर रहे थे? नहीं ना। तो ऐसे धारा मापी जिसमें चुंबकीय ध्रुव स्थिर हो और चुंबकीय क्षेत्र में रखी जो कुंडली है वो घूर्णन गति यानी कि रोटेट करने के लिए फ्री हो, ऐसे धारा मापी को हम कहते हैं चल कुंडली धारा मापी। ऐसी सुग्राही युक्ति या फिर दूसरा डेफिनेशन, ऐसी सुग्राही युक्ति जिसकी सहायता से धारा का संसूचन, धारा की दिशा और धारा का मापन किया जा सकता है, उन्हें चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। और इसमें हम जो धारा लेते हैं ना वो माइक्रो एम्पियर, किसकी? लगभग माइक्रो एम्पियर रेंज। माइक्रो का मतलब समझते हो ना, 10⁻⁻⁶ एम्पियर वाली रेंज की धारा को हम माप सकते हैं। अब हमारा जो चल कुंडली धारा मापी है, इसका सिद्धांत तो वही है, वही जब किसी धारावाही लूप या कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक विक्षेपक बल युग्म टॉर्क कार्य करेगा। ये तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। और ये जो टॉर्क होता है वो कितना होता है? NIAB साइन थीटा या NIAB कॉस अल्फा। थीटा और कॉस अल्फा की फॉर्म में हमने निकाला था, ठीक है। अतः कुंडली में ये जो टॉर्क होता है वो आई के समानुपाती होता है। तो सिद्धांत तो धारा मापी का यही है, ठीक है। तो सिद्धांत तो दोनों का सेम ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा जो ये चल कुंडली जो धारा मापी है ना, ये भी दो प्रकार का है और हम दोनों प्रकार पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में ये दोनों प्रकार है। पहला प्रकार तो है इसका निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा है किल्कित या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। निलंबित सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर
या फिर हमारा पाइवेटेड कॉइल या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, और दोनों को ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे निलंबित यानी कि सस्पेंडेड वाला, फिर हम पढ़ेंगे हमारा वेस्टर्न वाला। ओके बच्चों, और ये जो वेस्टर्न है ना, इसी को यूज़ करके हम एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं। ओके, वेस्टर्न जो धारामापी होता है उसको यूज़ करके हम एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं। निलंबित को हम ज़्यादा यूज़ में, और आपको जो लैब्स होती है ना, उनमें आपको ज़्यादातर यही गैल्वेनोमीटर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है, जबकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं होता है। ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जबकि सुग्राह्यता इसकी ज़्यादा होती है, इसके कंपेयर में इसकी सुग्राह्यता ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसको कैरी करना आसान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं हम पहले निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर। कुछ ऐसा होता है हमारा निलंबित जो कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और थ्योरी भी देखो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है ना, वो इतनी आसान होती है कि समझ ही आ जाता है कि आखिर इतना हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम तो ऐवे ही लिख देंगे। तो डायग्राम को समझ लो, आपको थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। निलंबित जो कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है वो इस तरह का होता है कि इसके अंदर ये दो चुंबक हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दो चुंबक है जो अवतलाकार आकार के होते हैं। अब हमने इनको अवतल आकार का ही क्यों लिया? क्योंकि हमें त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न करना है। ठीक है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है क्योंकि हमें थीटा को 90 डिग्री बनाना है। तो थीटा 90 तभी होगा जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, त्रिज्यीय हो। ओके बच्चों, तो इसलिए हमने दो चुंबक लिए जो अवतल आकार के होते हैं, और इनके मध्य एक आयताकार कुंडली रखी हुई है। ये जो दिख रही है ना आपको, ये एक आयताकार कुंडली इसके मध्य रखी हुई है, और इस पर ये जो आयताकार कुंडली है ना, इस पर विद्युत रोधी तांबे के तार लिपटे हुए रहते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, ये विद्युत रोधी तांबे के तार इसके ऊपर लिपटे हुए हैं, और इस आयताकार कुंडली को घूर्णन आकृति के बेलनाकार प्रबल चुंबकीय ध्रुव N और S के मध्य निलंबित करके रख दिया जाता है। कुंडली के बीच में एक मुलायम लोहे का क्रोड होता है जो इस कुंडली को स्पर्श नहीं करता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये गोला गोला सा, ये बेलनाकार, ये जो आपको दिख रहा है, ये कुंडली के बीच में एक मुलायम लोहे का क्रोड है। क्या है ये? एक लोहे का एक मुलायम क्रोड रखा हुआ है जो इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। ये देखो बीच में गैप दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, आप लोग बुक से देख लेना अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो। बुक में यही डायग्राम है। तो इसके मध्य एक नरम लोहे का एक क्रोड लगा रहता है, और जो इस कुंडली को हमें स्पर्श नहीं करता है, और इस कुंडली के एक सिरे को, जो ये ऊपर वाला सिरा है ना, इसको फास्फोरस तार के द्वारा यहाँ से दृढ़ सिरे से बांध दिया जाता है, और नीचे भी इसको स्प्रिंग के द्वारा एक सिरे से बांध दिया जाता है। तो इसको निलंबित करके रख दिया ना। अब देखो, ये जो तार से हमने इसको लटकाया, तो इस तार के टूटने का डर रहता है ना भाई, हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे तो इस तार के टूटने का डर रहेगा। तो इस टूटने के डर की वजह से हम इसका उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं। ओके बच्चों, और ये जो तार होता है ये किसका होता है? फास्फोरस या ब्रांच का। अब हमने फास्फोरस या ब्रांच का तार ही क्यों लिया? ऐसे मतलब यहाँ से बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि आपने नरम लोहे का क्रोड क्यों यूज़ किया, आपने घूर्णन या अवतल आकार की चुंबक का ही यूज़ क्यों किया, आपने जो तार है वो फास्फोरस या ब्रांच का यूज़ क्यों किया, निलंबित की बजाय हम लोग किलकित को ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो आपको इसकी थ्योरी में सबके आंसर अवेलेबल है। तो बुक से भी आप लोग ज़रूर पढ़ना, और जो इंपॉर्टेंट लगे ना उसको एरो लगा लगा के अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया। चलिए, और यहाँ पर एक दर्पण लगा रहता है, यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा रहता है, और नीचे ये प्रकाश लैंप लगा रहता है। ठीक है, प्रकाश लैंप की व्यवस्था रहती है जिसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे विक्षेप ज्ञात करते हैं। यह कुंडली लंबे और फास्फोरस कांसे के पतले तार के द्वारा मरोड़ी शीर्ष पर यानी कि ऊपर की ओर निलंबित रहती है, जिसको हमने एक टर्मिनल T1 से जोड़ दिया। ओके, चलिए, इस तार के नीचे सिरे के ऊपर एक समतल दर्पण है जो तार तथा कुंडली के साथ घूमता है। समतल दर्पण तो ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लेना। इस दर्पण का विक्षेप लैंप स्केल, नीचे लैंप स्केल है और ऊपर दर्पण है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक में है। ठीक है, समतल दर्पण तो है यहाँ पे, और ये है हमारा लैंप स्केल नीचे की ओर, और फिर लैंप स्केल व्यवस्था के द्वारा हम इसमें क्या कर सकते हैं? विक्षेप ज्ञात कर सकते हैं। तो डायग्राम आसानी से समझ में आ गया ना, तो थ्योरी लिख सकते हो आप लोग। चलिए, इस कुंडली का निचला जो सिरा होता है उसको भी हमने एक टर्मिनल T2 से जोड़ दिया, और स्प्रिंग की सहायता से टर्मिनल T1 और T2 को फिर हम बाह्य परिपथ में जोड़ देंगे। धारा
को मापने के लिए धारा टर्मिनल T1 से तो हम भेजते हैं, जो कुंडली से होती हुई टर्मिनल T2 से बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा एक छोटा सा इसका क्या था, हमने इसकी बनावट के बारे में बताया। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, मैं वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। एक आयताकार कुंडली होती है जिसको दो घूर्णनाल या अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इसके अंदर एक नरम लोहे की क्रोड होती है। ये जो हमारी आयताकार कुंडली होती है उसको फास्फोरस या ब्रांच के तार के द्वारा हम लोग एक दृढ़ सिरे से जोड़ देते हैं और फिर उसको टर्मिनल T1 से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा रहता है, नीचे वाला जो सिरा होता है उसको भी स्प्रिंग की सहायता से सिरे से जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम लोग प्रकाश लैंप रखते हैं। ओके, और इसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के बहुत सारे तार लिपटे हुए रहते हैं। बस इतना सा ही तो ये है। चलिए अब हम इसकी कार्य प्रणाली पे आते हैं कि आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है। आयताकार कुंडली में जब धारा या जब टर्मिनल T1 की सहायता से हमने धारा प्रवाहित करी तो इसकी दोनों ऊर्ध्वाधर भुजाओं पर क्षैतिज दिशा में बल कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं लेकिन संरेखित नहीं होते हैं। ये वाले जो बल होते हैं वो संरेखित नहीं थे, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक बल आघूर्ण काम करेगा ना, और कुंडली अपने अक्ष पर क्या करने लगेगी, रोटेट। भाई जब बल आघूर्ण काम करेगा तो ये रोटेट करेगी, ऐसे ही ऐसे रोटेट करने लगेगी ना, जिसपे अपने अक्ष पर घूमती हुई अपनी साम्य अवस्था से क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। भाई पहले तो ये साम्य अवस्था में थी, अब जैसे इसके ऊपर बल आघूर्ण काम करने लगा तो ये रोटेट करने लगी, यानी कि यह अपनी जो साम्य अवस्था थी, स्टेबल जो कंडीशन थी, उससे क्या हो गई, ये विक्षेपित हो गई ना। कुंडली के विक्षेपित होने के कारण, अब बताओ कुंडली जब विक्षेपित होगी तो इसके ऊपर जो हमने तार लगाया है, बताओ इस तार में ऐंठन होगी नहीं होगी, होगी ना। ये तार में ऐंठन उत्पन्न होगी, तो कुंडली के विक्षेपित होने के कारण फास्फोरस तार में ऐंठन या ट्विस्ट उत्पन्न हो जाती है। इस ऐंठन के कारण विपरीत दिशा में एक बल आघूर्ण काम करेगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और इस बल आघूर्ण को हम कहेंगे प्रत्यानयन बल आघूर्ण। क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, रीस्टोरिंग टॉर्क। और इस रीस्टोरिंग टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। और ये क्यों घूमी, क्योंकि जब कुंडली घूमी तो हमारा जो फास्फोरस का तार जिससे ये लटकी हुई थी उसमें ऐंठन उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से विपरीत दिशा में एक बल आघूर्ण और यहाँ लगा। इसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ओके, कुंडली पर कार्यशील जो हमारा प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा, उसका जो मान होगा वो तार में जितनी भी ऐंठन होगी उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। भाई जितना ज़्यादा तार में ऐंठन होगी उतना ही हमारा प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा। इसको हम टो ऑफ आर से डिनोट करेंगे। तो प्रत्यानयन जो बल आघूर्ण है वो हमारे ऐंठन कोण के समानुपाती होगा ना। तो इस समानुपाती को जब मैंने हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट आया जिसको मैंने नाम दिया C, और प्रत्यानयन बल आघूर्ण को मैंने लिखा टो ऑफ आर, रीस्टोरिंग है ना इसलिए, इज इक्वल टू C फाई, जहाँ फाई क्या है, हमारा जितना भी ऐंठन कोण हो रहा है वो C जो होता है वो क्या होता है, एकांक रेडियन ऐंठन के लिए बल युग्म। भाई एकांक जो रेडियन ऐंठन है उसके लिए जो बल युग्म होता है उसको हम कहते हैं C, और टो आर क्या है, कुंडली पर कार्यशील प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ओके, तो ये सही कर लेना, आप ये गलत लिखा हुआ विक्षेपक, यहाँ पे टो ऑफ आर। और एक होता है विक्षेपक बल युग्म, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। कितना होता है, कुंडली पर एक बल आघूर्ण काम करता है, वो कितना होता है, इसको मैंने कहा टो ऑफ डी NIAB कॉस अल्फा या फिर NIAB साइन थीटा, होता है नहीं होता। तो कुंडली की साम्य अवस्था के लिए क्या जरूरी है कि टो ऑफ डी और जो टो ऑफ आर है वो क्या हो, बराबर हो और विपरीत हो। ठीक है, यानी कि अगर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो साम्य अवस्था कंडीशन में हमारी कुंडली क्या होगी, आ जाएगी। तो बस बराबर कर दीजिए, ये टो ऑफ आर कर लीजिए, NIAB कॉस अल्फा साइन थीटा वाला फॉर्मूला भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, C फाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो NIAB साइन थीटा बराबर C फाई, दोनों ही सही है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि फाई और अल्फा क्या होता है, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। कुंडली का जो अभिलंब होता है सदैव चुंबकीय रेखाओं के लंबवत होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, अवतल आकार के चुंबक लिए हैं। अवतल आकार के चुंबक की वजह से यहाँ त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसकी वजह से हमारा जो A होगा वो B के क्या होगा, लंबवत होगा, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, या फिर हमारा अल्फा बराबर क्या होगा, 0। एक ही तो बात है, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा कितने थे, 90 डिग्री। तो दोनों ही वैल्यू से आप निकालेंगे तो हमारे पास आएगा NIAB बराबर C फाई, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, साइन 90 भी 1 कॉस 0 भी 1।
तो हमारे पास आ गया NiAb बराबर C5। अब यहाँ से मैंने I की वैल्यू निकाल ली। I कितना आ गया? C/NaB इंटू 5। तो ये होती है मेरी कुंडली में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब बताओ I प्रोपोर्शनल टू 5 है या नहीं, है ना। I क्या है? गैल्वेनोमीटर में जो भी धारा प्रवाहित हो रही है वो, ठीक है। C को हमने प्रत्यानयन नियतांक या अभी जो बताया था वो भी कह सकते हैं। N कुंडली में फेरों की संख्या, A आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र और 5 मेरा क्या है? ऐंठन कोण। I अब मैंने जो ये देखो ये जो चीज़ है ना, इसको मैंने एक नाम दे दिया K, कैपिटल K। तो मैंने लिख दिया I इज टू K5, जहाँ K क्या है? C/NaB। और इस K को कहा जाता है धारामापी का परिवर्तन गुणांक। क्या कहते हैं इस K को हम? धारामापी का परिवर्तन गुणांक, रिडक्शन फैक्टर। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है? कैपिटल C/NaB, जहाँ NaB क्या है आपको पता होने चाहिए, यहाँ लिखे हुए हैं। तो K, और इस K को हम गैल्वेनोमीटर नियतांक भी कह सकते हैं। तो I प्रोपोर्शनल टू बताओ 5 आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया। आता है आयताकार कुंडली में प्रवाही जो धारा होती है वह ऐंठन कोण के समानुपाती होती है। और बताओ यही जो हमारा प्रिंसिपल था वो हमारे गैल्वेनोमीटर का था या नहीं था? भाई हम जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना बलागुण होगा। और मैंने बताया था कि बलागुण जितना ज़्यादा बलागुण उतना ही विक्षेप यानी कि I प्रोपोर्शनल टू हमारा 5। ओके, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, अब त्रिज्यीय क्षेत्र जो हमने निकाला ना, वैसे तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि त्रिज्यीय क्षेत्र हमने क्यों लिया। कुंडली के सदिश क्षेत्रफल A की स्थिति सदैव चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रहे, यानी कि हमारा थीटा 90 डिग्री हो, उसके लिए हमने त्रिज्यीय क्षेत्र प्रयुक्त किया। इसके लिए धारामापी में प्रयुक्त किए गए स्थायी चुंबक जो होता है वो अवतल आकार के प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। धारामापी कुंडली के अंदर नरम लोहे की क्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुंडली की प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो कुंडली के तल के क्या होती है? समांतर होती है। ओके बच्चों, चलिए। नरम लोहे का लाभ, यहाँ पे लाभ लिख लेना। नरम लोहे का लाभ यह है कि इसकी चुंबकीय जो पारगम्यता होती है, चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नरम लोहे की जो चुंबकीय पारगम्यता होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कुंडली में अधिक चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण धारामापी की जो सुग्राहिता होती है, अभी सुग्राहिता क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो धारामापी की जो सुग्राहिता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, और जितना ज़्यादा सुग्राही धारामापी होगा वो उतना ही अच्छा धारामापी माना जाता है, यानी कि जिसकी सुग्राहिता सबसे ज़्यादा वो धारामापी सबसे अच्छा। तो धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए हम लोग नरम लोहे की क्रोड का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो भी अधिक होता है। ओके बच्चों, चलिए। तो निलंबित कुंडली धारामापी में विक्षेप फाई या ऐंठन कोण, एक ही बात है, का मान लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा ज्ञात करा जाता है। अब इस फाई का मान हम कैसे ज्ञात करें? हमें ये तो पता पड़ गया कि I प्रोपोर्शनल टू 5 है, लेकिन हमें फाई का मान भी तो पता होना चाहिए ना। तो फाई का मान ज्ञात करने के लिए जो हमने एक समतल दर्पण लगाया था ऊपर और नीचे एक लैंप रखा था, इन दोनों के द्वारा हम लोग फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि धारामापी में I धारा प्रवाहित करने पर फास्फोरस ब्रांच के तार, यहाँ पे लिख लेना, फास्फोरस ब्रांच के तार पर लगा हुआ समतल दर्पण फाई कोण से विक्षेपित हो जाता है। भाई ये दर्पण होगा तो ये भी तो विक्षेपित होगा नहीं होगा? होगा ना। तो इस स्थिति में दर्पण पर लंबवत आपतित होने वाली, तो यहाँ से हम जो भी प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित कराएंगे तो लंबवत आपतित होने वाली जो भी प्रकाश किरण होगी वो परावर्तित होकर 2 एंगल पर घूम जाएगी। इस प्रक्रिया में स्केल पर प्राप्त प्रकाश बिंदु की स्थिति का विस्थापन d और दर्पण से स्केल पर प्राप्त प्रकाश बिंदु की स्थिति का विस्थापन कैपिटल D तथा दर्पण से लंबवत दूरी स्मॉल d तथा दर्पण से लंबवत दूरी कैपिटल D हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। वो क्या? जैसे यहाँ पर ये तो है हमारा समतल दर्पण, और जो प्रकाश लैंप हमने रखा ना उसके बीच की दूरी है स्मॉल d। ओके, और ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को हमने कहा कैपिटल D। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित करेंगे प्रकाश लैंप से, तो आपतित होने के बाद में ये फाई एंगल से वापस परावर्तित हो जाएगी। मतलब इसने इसके साथ में ये एंगल फाई बनाया, और फिर जब ये वापस परावर्तित हुई तो ये एंगल भी कितना आया? फाई। तो आपतित और परावर्तित जो किरण हुई, बताओ इन दोनों के बीच का टोटल एंगल 2 हुआ नहीं हुआ? हुआ ना।
तो बस यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि हमारा जो भी इस स्थिति में दर्पण जो है, दर्पण पर लंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तित होकर कितने एंगल से घूमेंगे 2φ। अभी 2φ कैसे आया, क्योंकि आपतित किरण भी फाई एंगल, परावर्तित किरण भी फाई एंगल। तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल टोटल कितना हो गया 2φ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये तो स्मॉल डी, ये कैपिटल डी और ये एंगल 2φ। यहाँ लगा दीजिए tan 2φ। भाई एंगल मेरा कितना है 2φ। tan क्या होता है, वही हमारा फॉर्मूला जो हमें याद है, ये साइन, ये कॉस, ये tan, लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये हो गया आधार और ये हो गया मेरा कर्ण। हुआ नहीं हुआ, तो लगा दीजिए स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। आया नहीं आया। अब आपको tan की एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो फाई है वो बहुत छोटा है, बहुत अल्प है। जब फाई अल्प होता है तो tan, यानी कि अगर मान लो थीटा है, अगर वो अल्प होता है तो tan थीटा थीटा की ओर चला जाता है। इसी तरह से हमारा जो tan 2φ है वो किसकी ओर चला जाएगा बच्चों, हमारा जो tan 2φ है वो 2φ के बराबर हो जाएगा अगर हमारा फाई बहुत छोटा है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ 2φ लिख दिया d अपॉन डी, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी और कैपिटल डी हमें पता होता है, भाई हमें पता होगा ना इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है। तो इस तरह से हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाई का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। डी का मान, और इस डी का जो मान होता है वो लगभग 1 मीटर के बराबर रखा जाता है। अगर हमारा फाई जो होता है वो डी के समानुपाती तथा कुंडली में धारा के भी समानुपाती होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आई जो होता है वो फाई के समानुपाती, फाई जो है वो डी के समानुपाती। ओके बच्चों, तो ईजी सा था। ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये एंगल 2φ कैसे आया। कुछ भी इसमें इतना हार्ड नहीं है कि ये तो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का कुल एंगल कितना होगा, मेरा 2φ होगा। अब हम निकालते हैं गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता। अब हम कुछ टॉपिक निकालेंगे यहाँ पे, इसकी दक्षता, सुग्राह्यता, ठीक है, ये सब। सुग्राही धारा मापी कर लेना इसको। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या होता है, यदि किसी गैल्वेनोमीटर में अत्यंत अल्प धारा के कारण, ये अल्प को भी आप लोग सही कर लेना, ये आधा ल ही आएगा, अत्यंत अल्प धारा के कारण अधिक विक्षेप प्राप्त को भी सही कर लेना, तो वह गैल्वेनोमीटर सुग्राही गैल्वेनोमीटर कहलाता है। यानी कि ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें आप धारा का मान तो रखो बहुत कम, लेकिन आपको जो विक्षेप मिले वो बहुत ज़्यादा मिले, तो उस गैल्वेनोमीटर को हम क्या कहते हैं बच्चों, सुग्राही गैल्वेनोमीटर, यानी कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं। कि हमें बहुत कम धारा देनी पड़ी, फिर भी हमें जो विक्षेप है वो बहुत ज़्यादा मिला। तो अल्प धारा के कारण अधिक विक्षेप प्राप्त हो, ऐसे गैल्वेनोमीटर हमें चाहिए होते हैं। भाई हमें कम से कम धारा देनी पड़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा विक्षेप मिले, तो ऐसे गैल्वेनोमीटर हमारे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहलाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें I प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। जब प्रोपोर्शनल खोलेंगे तो K आएगा, जिसे मैंने कहा परिवर्तन गुणांक कितना होता है, C अपॉन NAB। ये सारी वैल्यू यहाँ रख दी। तो अगर मैं इस K का 1 अपॉन कर दूँ, मतलब इस K का इन्वर्स ले लूँ, तो उसे ही हम कहते हैं सुग्राह्यता मैथमेटिकल फॉर्म में। तो सुग्राह्यता को हम S ऑफ I से लिखते हैं, वो क्या होती है 1 अपॉन K। तो K की वैल्यू रख दो, या 1 अपॉन K को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 अपॉन K लिखोगे तो फाई अपॉन I। ओके, तो ये आ गया NAB, ऊपर चला गया, और C नीचे। ये मेरी सुग्राह्यता का फॉर्मूला है और ये इसकी डेफिनेशन है कि धारा का मान आप बहुत कम रखो जिससे आपको बहुत अधिक विक्षेप प्राप्त हो। ऐसे गैल्वेनोमीटर सुग्राही गैल्वेनोमीटर कहलाता है। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको S ऑफ I से लिखते हैं, और ये होता है 1 अपॉन K या फिर फाई अपॉन I या फिर NAB अपॉन C। फॉर्मूले आपको सारे ध्यान रखना है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे तो फॉर्मूले बेस से तो आएंगे यहाँ से, तो आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए, 1 अपॉन K होती है गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता, इसको S ऑफ I भी लिखते हैं। फाई गैल्वेनोमीटर में कितना विक्षेप या कितना ऐंठन कोण है वो जो हम हमारे उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो अभी हमने निकाला, ये वाला स्मॉल d अपॉन 2 इंटू कैपिटल D। ओके, आई आपको पता है गैल्वेनोमीटर में आपने कितनी धारा दी, C जो होता है उसको निलंबन के ऐंठन का नियतांक या प्रत्यानयन बल आगुण, नहीं प्रत्यानयन बल आगुण नहीं है, ये ऐंठन नियतांक की था, इतना ही है। ओके, या फिर इसका दूसरा नाम दिया था ना वो एकांक रेडियन के लिए। अब आते हैं हम धारा सुग्राह्यता पर, कि धारा सुग्राह्यता क्या होती है, वो भी यही होती है जो अभी पढ़ा ना, वही बात है। किसी गैल्वेनोमीटर में इकाई धारा के कारण उत्पन्न जो विक्षेप होता है उसे गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। यानी कि जो हमारा SI है
वो 5/I है। तो इस I को आप कर दो कितना, इकाई, यानी कि 1 एम्पियर। तो इकाई धारा के लिए आपको जितना विक्षेप मिल रहा है उसे ही हम गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। वो एक ही बात है अभी जो पढ़ा, और सेम फॉर्मूला है। तो किसी गैल्वेनोमीटर की जो सुग्राह्यता, अब एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है वो सुनिए। वो आपसे पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता जो होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है। तो देखो, अगर आप फेरों की संख्या बढ़ाते हो तो भी सुग्राह्यता बढ़ रही है, आप कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो भी सुग्राह्यता बढ़ रही है, आप चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हो तो भी सुग्राह्यता बढ़ रही है। लेकिन आप सी को कम करते हो, सी को कम करोगे तो सुग्राह्यता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। NBA के बढ़ने पर या सी के उपयुक्त मान तक घटने पर हमारी जो सुग्राह्यता है हम उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमें जितना ज़्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर चाहिए उसके लिए आप इन कंडीशंस को फॉलो करो। एन को बढ़ा दो, ए को बढ़ा दो, बी को बढ़ा दो, या फिर सी को घटा दो। ओके, चलिए, गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए चल कुंडली धारा मापी के जो निलंबन तंतु होता है उसको हम किसका लेते हैं, पतला लेते हैं, और फास्फोरस, कांसे का या क्वार्ट्ज या निलंबन फाइबर का लेते हैं, क्योंकि इनका प्रत्यास्थ जो गुणांक होता है नीटा, ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हो ना, प्रत्यास्थ गुणांक, ये प्रत्यास्थ गुणांक है, नीटा अल्प होता है, जिसकी वजह से सी और इसमें ये रिलेशन होता है, ये आप लोग 11th में पढ़ के आ चुके हो। C इक्वल टू होता है नीटा पाई r⁴/2l। तो देखो, नीटा जितना कम, प्रत्यास्थ गुणांक जितना कम, उतना ही C कम, और C कम तो बताओ हमारी SI बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। इसी वजह से हम जो तार हमने यूज़ किया था ना, ये जो, वो हम कैसा लेते हैं, पतला होना चाहिए, फास्फोरस का लेते हैं, कांसे का ले सकते हो, क्वार्ट्ज ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनका प्रत्यास्थ जो गुणांक होता है वो बहुत कम होता है। तो जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ गुणांक कम, हमारा C कम, हमारा C कम तो हमारी सुग्राह्यता बढ़ गई। भैया हमें तो सुग्राही गैल्वेनोमीटर ही तो चाहिए। ओके, और R जहाँ होती है तंतु का अर्धव्यास। ओके, तो ऐसा ही जो है उसको C की वैल्यू रख के इस वाली फॉर्म में भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसा ही बढ़ाने के लिए L अधिक और R कम होना चाहिए, तो इसीलिए तो हमने इसको पतला लिया। भाई ये मोटा होगा तो इसका R ज़्यादा होगा ना, तो R कम और लंबाई अधिक होनी चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये रटने वाला नहीं है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले का सही यूज़ करना आना चाहिए। इस फॉर्मूले से आपको पता पड़ रहा है ना, आर कम तो ऐसा ही बढ़ गया, एल बढ़ गया तो ऐसा ही बढ़ गया। तो अगर फॉर्मूला ढंग से याद है और उसको अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप किसी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके, चलिए अब आते हैं हम दक्षतांक पर, कि दक्षतांक क्या होता है। इसे बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। गैल्वेनोमीटर में इकाई विक्षेप के लिए, अब हमें विक्षेप कितना चाहिए, इकाई, तो इकाई विक्षेप के लिए उत्पन्न करने के लिए धारा की जितनी मात्रा होती है उसे ही गैल्वेनोमीटर का दक्षतांक कहते हैं। इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा की मात्रा, अब की बार उल्टा हो गया है। ठीक है, इकाई विक्षेप के लिए आपने कितनी धारा दी कि आपको विक्षेप इकाई मिले, उस धारा उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर का दक्षतांक। तो यह सुग्राह्यता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि सुग्राह्यता हमारी SI थी 5/I, हमें अब की बार I/5 करना है, इसलिए इसको x से डिनोट करते हैं, और ये हमारी 1/SI होती है। 1/SI होगी तो I/5, यानी कि इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा की मात्रा गैल्वेनोमीटर का दक्षतांक कहलाती है। तो K के बराबर भी एक तरह से C/NA/B। ओके, अब आता है वोल्टता सुग्राह्यता पे। वोल्टता सुग्राह्यता क्या होती है, फॉर्मूले से निकालिए। VS होता है 5/V। धारा मापी के जो टर्मिनल्स हैं ना, उनके मध्य इकाई वोल्ट विभवांतर लगाने पर या एकांक वोल्ट विभवांतर लगाने पर उत्पन्न विक्षेप की मात्रा धारा मापी की वोल्टता सुग्राह्यता कहलाती है। यानी कि अब की बार जो धारा मापी के जो टर्मिनल थे ना, उनके मध्य आप कितना विभवांतर रखो, इकाई का, तो आपको कितना विक्षेप मिला, वही हमारे धारा मापी की वोल्टता सुग्राह्यता कहलाएगी। VS होता है 5/V। यदि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, भाई धारा मापी है, उसकी कुंडली जो है उसका कुछ तो प्रतिरोध होगा ना, उसको मैंने मान लिया G, तथा इसमें प्रवाहित धारा I हो, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हैं हम, I। तो आपको पता है कि जो V होता है वो IR होता है। ओम के नियम से जानते हो ना, V = IR। यहाँ R की जगह कितना है, G, तो V = कितना आ गया, IG। तो VS कितना आ गया, 5/IG। 5, तो VS कितना आ गया, NAB/CG।
ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी तो VS जो है वो आ गया SI/G। ये वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से VS के 2 फॉर्मूले हमें मिल गए। phi/I की वैल्यू पुट कर दी NAB/C और फिर इसको SI की फॉर्म में लिख दिया। भाई NAB/C है उसको SI भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया मेरा VS। ओके बच्चों, तो समझ में आया आपको? आसान था ना, कुछ भी टिपिकल नहीं है। ओके, अब पढ़ते हैं इसके सेकंड प्रकार के बारे में। ये इसका सेकंड है, फर्स्ट हम पढ़ के आ चुके हैं ना निलंबित वाला। अब हम पढ़ते हैं किलकित। इसे वेस्टर्न भी कहा जाता है, वेस्टर्न धारा मापी। अब देखो इसकी जो बनावट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके की कैसे कि जहाँ हमने निलंबित में जो हमारी कुंडली थी उसको एक फास्फोरस के तार से ऐसे निलंबित किया था ना, यहाँ हम इसको निलंबित नहीं करते, 2 चूल की सहायता से इसको जोड़ देते हैं, यानी कि इसको पाइवेटेड कर देते हैं। पाइवेटेड मतलब फिक्स कर देते हैं, ठीक है, चूल की सहायता से इनको फिक्स कर दिया जाता है। और वहाँ हमने समतल लेंस था ना, यहाँ पे एक समतल दर्पण था, नीचे प्रकाश लैंप था। यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, एक संकेतक लगा देते हैं जिसमें ये एक सुई होती है जिसकी सहायता से हम यहाँ पे विक्षेप ज्ञात कर लेते हैं कि जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो बताओ इसमें डिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, होगा ना। तो ये फिर ये कितना इसमें आ रहा है उसकी सहायता से हम फाई का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो बाकी वही ध्रुव वही है, बेलनाकार नरम लोहे की एक रॉड होगी, ठीक है, एक आयताकार कुंडली होगी। तो किलकित धारा मापी में अधिक फेरों की विद्युत रोधी तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली होती है जिसे एक आयताकार फ्रेम पर हम लपेट देते हैं। ओके, और इस कुंडली को 2 शक्तिशाली जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उनके मध्य रख दिया जाता है। फ्रेम में नरम लोहे का बेलन का एक रॉड उपस्थित रहता है, बिल्कुल सेम एज इट इज उसी की जैसे। कुंडली के फ्रेम की दूरी के सिरे किन्हीं 2 कीलक या पाइवेटेड पर व्यवस्थित होते हैं जिससे कि कुंडली दूरी के सहारे क्या कर सकती है, घूर्णन कर सकती है। ओके, कीलक या चूल के नजदीक कुंडली के दोनों सिरों पर 2 स्प्रिंगे परस्पर विपरीत क्रम में लपेटी जाती है। ये 2 स्प्रिंगे दिखाई दे रही है यहाँ पे, इनको विपरीत क्रम में लपेटा जाता है और इनको टर्मिनल T1 T2 से जोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों सिरे, ये दोनों स्प्रिंगे कुंडली के घूर्णन पर मरोड़ी बल युग्म उत्पन्न करती है तथा इनको T1 T2 से जोड़ दिया जाता है। कुंडली का विक्षेप ज्ञात करने के लिए एक हल्का संकेतक कुंडली से जोड़ दिया जाता है तथा यह वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। किलकित जो कुंडली धारा मापी होता है, मैं आपको ये चीज़ अभी पहले भी बता के आ चुकी हूँ कि हमारा जो ये किलकित वाला जो है ना, वो हमारे निलंबित की तुलना में हम इसको ज़्यादा आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किलकित कुंडली धारा मापी की जो सुग्राहिता होती है वो हमारे निलंबित जो धारा मापी होता है उसकी सुग्राहिता से कम होती है। लेकिन हमें तो सुग्राही धारा मापी चाहिए होता है ना भाई, जितनी ज़्यादा सुग्राहिता वो यंत्र में चाहिए होता है। लेकिन फिर भी हम निलंबित को यूज़ नहीं करते हुए किलकित को यूज़ करते हैं क्योंकि इसको इसको उपयोग करना भी आसान होता है, इसके टूटने की संभावना भी कम होती है। भाई उसमें तो तार के ऊपर लटका रहता है, जब आप उसको उठा के एक से दूसरी जगह पर रखोगे या कुछ भी करोगे तो हो सकता है तार टूट जाए, ठीक है। और फिर उसमें आप समतल दर्पण भी लगाओ, नीचे प्रकाश लैंप भी लगाओ, इसमें तो ऐसा कोई झंझट ही नहीं है ना। तो इसका यूज़ आसानी से हो पाता है, इसलिए हम इसको लैब्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपको लैब्स में यही मिलता है ज़्यादातर। ओके बच्चों, कार्य प्रणाली पे अब इसकी क्रिया विधि पे आता है। बनावट हमने देख ली, ज़्यादा कुछ भी टिपिकल नहीं थी। आपको डायग्राम को अच्छे से समझना, देखो रटो मत, रटोगे तो कुछ भी नहीं होगा। डायग्राम को अच्छे से समझो और डायग्राम की घर पर बना के प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि मैं बहुत बार आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे इतना ईजी सा डायग्राम है, एग्जाम में तो बन जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में बनाने बैठते हो ना तो वहाँ याद ही नहीं रहता कहाँ क्या था, किस तरह का था, कैसा नहीं था। इसलिए डायग्राम्स की आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिए और हमेशा पेंसिल से डायग्राम को ड्रॉ करिए। चलिए अब इसकी क्रिया विधि पे आते हैं। जब कुंडली में अल्प धारा आई होती है तो हमें पता है कि इसके ऊपर एक बल आघूर्ण काम करेगा जिसको हमने विक्षेपक बल आघूर्ण कहा, जो कितना होता है NIAB cos अल्फा या फिर NIAB sin थीटा। इस विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूमती है और हमारी स्प्रिंगे क्या होगी, जब कुंडली घूमेगी तो स्प्रिंगे लिपटेगी तो कुंडली के इस घूर्णन का विरोध करेगी। ये कुंडली है तो ये जो स्प्रिंगे लिपट जाती है और कुंडली जो घूम रही है उसका क्या करेगी, ये विरोध करेगी। इससे स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, जिसको हमने टॉ ऑफ R कहा था ना अभी। वो जब विक्षेपक बल युग्म और प्रत्यानयन जो बल आघूर्ण होता है ये बराबर और विपरीत होता है, बिल्कुल एज इट इज उसी की तरह, तब हमारी जो कुंडली होती है वो साम्य अवस्था में आएगी। उस कंडीशन में इसमें कितना
जो भी विक्षेप आ रहा है फाई, वो हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? इस संकेतक और वृत्ताकार पैमाने की सहायता से। ये देख लेंगे कि ये सुई कितने पर है, उसकी सहायता से हम यहाँ पर फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। जबकि वहाँ पर हमने प्रकाश लैंप यूज़ किया था और फिर फाई इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन 2 कैपिटल डी था, वैसे ज्ञात किया था। यहाँ इतनी झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। ओके बच्चों, अब इसे वेस्टर्न जो धारामापी है वो भी कहते हैं। और हमारे इस धारामापी का एक अच्छा यूज़ ये भी है कि ये जो हमारा किल की धारामापी है ना, इसको हम एमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसको एमीटर और वोल्ट मीटर में किस तरह से परिवर्तित किया जाएगा, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, जहां हम पढ़ेंगे धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण। लेकिन उससे पहले आपको धारामापी अच्छे से आना चाहिए, उसका सिद्धांत, उसका प्रिंसिपल, उसकी कार्यप्रणाली, सब कुछ, बनावट वगैरह सब कुछ, ये आपको अच्छे से यहाँ पे आनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।